Assalamualaikum student. I am Shabnam Bilal from Infection Control Department and Deputy Manager. आप लोग सब मेरी आवाज सुन रहे हैं? Okay. I will cover your microbiology session and इसमें हमारी 4 to 5 classes होंगी जिसमें हम cover करेंगे basic microbiology, classification and bacterial, viral, fungal agent क्या होते हैं और इनके applications क्या होती हैं। तो शुरू के जो 4 सेशन होंगे, 4 क्लासेस होंगी वो मैं लूंगी और लास्ट में क्लास होगी आपकी वो मोना कंडक्ट करेंगी। इसमें हम बेसिक माइक्रोबायोलॉजी कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी डीप नॉलेज हो जाए और आप जब हेल्थ केयर सेटिंग में काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म से आपका सामना होता है, तो उसमें किस तरह से अपनी सेफ्टी करनी है, इन्वायरमेंट को सेव करना है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी क्यों जरूरी है हेल्थ केयर वर्कर के लिए? इस सबसे पहले हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप लोगों में से किसी को कोई आइडिया है? आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ साथ। क्यों जरूरी है? यस, अस्सलाम वालेकुम मैम। Microbiology study is very essential for healthcare worker, and healthcare worker have a deep understanding तो इसके लिए माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी क्यों जरूरी है? हमें इसलिए जरूरी है कि माइक्रो और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी डेली प्रैक्टिसेस में माइक्रोबायोलॉजी को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इनकाउंटर होना पड़ता है, तो उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर जब पेशेंट केयर कर रहे होते हैं, पेशेंट केयर के लिए जा रहे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की हैजार्डियस ऑर्गेनिज्म कैरी कर लेते हैं, उनको कैसे रिमूव करना है, अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन और डिसइंफेक्ट करना है। इस सेशन में हम ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। हमें पता है कि हेल्थ केयर वर्कर का फर्स्ट एम, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? पेशेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। तो माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स करती है हमें मेंटेन रखने में अपने एनवायरनमेंट को और फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन आवर एनवायरनमेंट, आवर पेशेंट्स। और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी से हम क्या सीखते हैं? हैजार्डियस ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन को, ह्यूमन में डिजीज कॉज कर सकते हैं और उनकी प्रिवेंशन किस तरह से हो सकती है, उनको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, ये सब हमें माइक्रोबायोलॉजी में हेल्प करती है। इसके अलावा अपनी पर्सनल हाइजीन को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं और कम्युनिटी में हम किस तरह से हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। The concept of microbiology help करती है हमें to see beyond what their eye are able to see। जो हमारी आईज नहीं देख सकती उसके पार्ट हमें दिखाती है कि ये जो ऑर्गेनिज्म हमें नजर नहीं आ रहे हैं वो किस, उनके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, किस तरह से वो डिजीज कॉज कर सकते हैं और किस तरह से लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन जो है वो कॉज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द वेरी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी करते हैं हम इसमें। और वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें इंक्लूड वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजा एंड प्रोटोजोआ। इसमें सिर्फ हम इन्हीं की स्टडी नहीं करते, माइक्रोबायोलॉजी में हम
इनके करेक्टरिस्टिक को देखते हैं, किस तरह से फंक्शंस कर रहे होते हैं, मॉर्फोलॉजी करेक्टरिस्टिक देखते हैं, किस तरह से उनके पेरेंट्स होती है, उनका सेल स्ट्रक्चर क्या है साइटोलॉजी में। इसके अलावा इकोलॉजी, कहाँ रहना पसंद करते हैं, टेक्सोनोमी, कौन से ग्रुप से रिलेट करते हैं, और जेनेटिक मटेरियल उनका किस तरह का है, जेनेटिक और फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक उनकी कैसी होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो उनका किस तरह से जो है हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से उनके एक तो इनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद को इन्वायरमेंट के, जिस तरह का भी इन्वायरमेंट होता है उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि ये वेरी डाइवर्सिफाई होते हैं, रेपिडली ग्रो कर सकते हैं, और इनमें डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, खुद को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं इन्वायरमेंट में डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, या कोई भी और चेंज आता है, तो ये आपने देखा होगा कि क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई के ऑर्गेनिज्म सालों महीनों सालों जिंदा रह सकते हैं सॉइल में। वो किस तरह से अपने सराउंडिंग में कैप्सूल फॉर्मेशन फॉर्म कर लेते हैं, और उससे वो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो अपने आप को दोबारा से जो है कैप्सूल फॉर्मेशन से बाहर निकल आते हैं। तो ये सारी डाइवर्सिटी जो है वो इनमें पाई जाती है, अपने आप को इन्वायरमेंट के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं और वेरी रैपिडली ग्रो करते हैं। हर किस्म के टेम्परेचर पे, हार्श इन्वायरमेंट पे, बिल्कुल सही मारो, हर तरह के टेम्परेचर पे में ग्रो करने की डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। वो भी हम पढ़ेंगे सारे के कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, साइक्लोफाइल हैं, और किस तरह से वो जो है अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं एनवायरनमेंट में। पूरी होल वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कितने मिलियन और बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं, जिनमें से 90% ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारा बहुत गहरा ताल्लुक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। आपने देखा होगा ओरल कैविटी में जो है डिफरेंट टाइप्स के स्टेफोरियस पाए जाते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइन में इकोलाई है जो कि नॉर्मल फ्लोरा है, जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, हमें डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन से भी रोकते हैं। हमारा नॉर्मल फ्लोरा है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस साइंटिस्ट ने किन किन चीजों पे काम किया और कहाँ से माइक्रोबायोलॉजी का स्टार्ट हुआ था। uh, 1673 से 1723 एंटोनी वॉन लिवनहॉफ, he was a Dutch scientist. He described living microorganism first time under microscope. इन्होंने first time living organism को देखा था माइक्रोस्कोप में, और ये ऑर्गेनिज्म इन्होंने कैसे आइसोलेट किए, किस तरह से अलग किए थे, कहाँ से इन्होंने लिए थे, टीथ स्क्रैपिंग से, रेन वाटर से इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया, और अंडर माइक्रोस्कोप पे फर्स्ट टाइम इन्होंने लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, जिसे जो अभी आजकल हम डिजीज को डायग्नोज कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट वहां से जनरेट हुआ था इस चीज का। तो 1673 में इस चीज को जो है इन्होंने प्रूव किया। में इग्नास सेमेल्वाइस उन्होंने हैंड वॉशिंग को इंट्रोड्यूस कराया, और जिसपे पूरी दुनिया अभी तक हैंड वॉशिंग पे जो है काम कर रही है, और इसमें अभी तक वो अचीवमेंट हमें नहीं मिली है। जो इसका कंप्लायंस है वो 40% से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर में बढ़ता ही नहीं है। तो इन्होंने इतना हैंड हाइजीन का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया। अगर हम सिंपल सोप एंड वाटर से हैंड वॉशिंग कर लेते हैं तो हम बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और इन्होंने ये ट्रायल अपने गायनी ऑप्स के पेशेंट पे उनपे किया था। इन्होंने हैंड वॉशिंग से पर्क्यूरल सेप्सिस से बचाया अपने पेशेंट्स में, अपने पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट को प्रिवेंट किया, और सिंपल हैंड वॉशिंग जो है इन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया।
तो हैंड वॉशिंग जो है बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हमारे पास टूल है जिससे हम अपने इन्फेक्शन पेशेंट में 70 to 90% इन्फेक्शन को सिंपल हैंड वॉशिंग से रिड्यूस कर सकते हैं। इसके इसके बाद 1860s में जोसेफ लिस्टर, इन्होंने केमिकल डिसइंफेक्शन को इंट्रोड्यूस कराया और इस डिसइंफेक्टेंट से इन्होंने क्या किया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो मरीजों पे यूज हो रहे थे सर्जरी के पेशेंट्स में, उनको डिसइंफेक्ट किया और इस तरह से इन्होंने अपने सर्जिकल पेशेंट को, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को जो है प्रिवेंट किया था। और इसके अलावा इन्होंने एयर माइक्रोब्स को भी आइडेंटिफाई किया कि एयर में भी माइक्रोब्स हो सकते हैं। इसके अलावा फूड में भी माइक्रोब्स हो सकते हैं जो कि फूड को खराब कर सकते हैं और एनिमल डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा 1822 से लेके 1895 लुइस पास्चर, इन्होंने जितने भी लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उसके लिए पेस्चुराइजेशन को इंट्रोड्यूस कराया। दो तरह से इन्होंने बताया कि हम फ्लूइड्स को, जितने भी फ्लूइड्स हैं, लिक्विड्स हैं, उनको पेस्चुराइज कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। क्या मेथड थे? दो हीटिंग मेथड थे जिसमें इन्होंने बताया कि भाई 63 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर किसी भी लिक्विड को 30 मिनट्स तक हम हीट दें, या फिर 73 से, अनदर मेथड जो था वो ये था कि 73 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, तो हम इस तरह से लिक्विड और फ्लूइड्स को हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं बाय पेस्चुराइजेशन। इनकी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन थी माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में। फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टरलाइजेशन पे काम किया, स्टरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस स्टरलाइजेशन जितने भी हर तरीके से वर्क हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिला था? लुइस पास्चर से 1822 में। इसके अलावा इन्होंने वैक्सीन पे बहुत काम किया, ऑटोक्लेव पे बहुत काम किया, एंथ्रेक्स वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, और इन्होंने अपना एक इस पे इंस्टीट्यूट भी स्टैब्लिश किया था। लुइस पास्चर को इसी वजह से इन्होंने वैक्सीन पे, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पे, एंथ्रेक्स पे, बहुत ज्यादा वैक्सीन पे इनके काम की वजह से कंसिडर किया जाता है। इसके बाद 1843 में लुइस पास्चर को मॉडर्न कंसीडर किया जाने लगा, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इतनी ज्यादा वैक्सीन पे इन्होंने काम किया था
और काफी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कराया। फर्स्ट टाइम इन्होंने एक जो है चाइल्ड में वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद 1843 से 1910 में रॉबर्ट कॉक ने बहुत ज्यादा काम किया था, जर्मन साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स, किस तरह से बैक्टीरिया, जिस तरह आप में से अगर लैब में लोगों ने काम किया हो तो उसमें आपको पता होगा कि स्टैनिंग मेथड क्या होता है। जब लैब में जब कल्चर के लिए जाता है कोई भी स्पेसिमेन, तो सबसे पहले स्टैनिंग, ग्राम स्टैनिंग की जाती है। तो उसमें से डिफरेंशिएट किया जाता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। तो ये कॉन्सेप्ट हमें रॉबर्ट कॉक ने प्रोवाइड किया था 1843 में। इसके अलावा इन्होंने 2 पॉजिटिव एजेंट को इंट्रोड्यूस कराया, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो कि ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट है, एंड विब्रियो कॉलरी दैट कॉज कॉलरा। रॉबर्ट कॉक्स को जो है अवॉर्डेड किया गया था नोबेल प्राइज से 1905 में, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा हमें कॉक पोस्टुलेट थ्योरी बताई थी जिससे हमें पता चला कि भाई जो भी डिजीजेस होती हैं, डिजीजेस के पीछे, डिजीजेस के होने के पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट होता है। जिस तरह के अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर टीबी होती है तो टीबी कॉज करने के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है जो कि टीबी को कॉज करता है, विब्रियो कॉलरी कॉलरा कॉज करता है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रूफ किया था कि पहले तो पता ही नहीं था कि भाई डिजीजेस होती जा रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो इसको प्रूफ जो है इन्होंने पॉजिटिव एजेंट को 1843 में किया था। फिर इन्होंने कहा कि जो भी पैथोजन है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं उसके होस्ट से, जैसे कि हम अपने पेशेंट के ब्लड सैंपल्स भेजते हैं, हम वहां पे इनोकुलेट कराते हैं लेबोरेटरी में ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद उन ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जा सकता है और फिर यही ऑर्गेनिज्म जो है वो इनोकुलेट किए जा सकते हैं किसी दूसरे होस्ट में। और ये क्यों हुआ, इस तरह से हमें वैक्सीन बनाने का कॉन्सेप्ट जो है वो मिला। और इस तरह से रिसर्च करके अब देखें साइंटिस्ट जो है वो कितनी सारी डिजीजेज हैं जिसके लिए इन्होंने वैक्सीन बना ली है। तो ये सारे हमें इनको 1843 से ही हमें आइडियाज मिलने शुरू हो गए थे। जी, राहत बतूल, ग्राम स्टैनिंग लाइक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, यस बोथ बोथ आपको पता भी है, हम पढ़ेंगे आगे जब हम अपनी क्लासिफिकेशन में जाएंगे कि किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, उनके स्टैनिंग की मेथड से, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। वो हम सारे 1 बाय 1 जो है हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जस्ट हम एक रिव्यू है कि जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसकी बैकग्राउंड है क्या पीछे। तो अभी हम ये कर लें, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं ग्राम स्टेनिंग को पूरा डिटेल में। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक कब हुई, 1881 टू 1955 में। इन्होंने क्या किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया। He observed that penicillin fungus made an antibiotic that kill penicillin that kill Staph aureus। 1920s में इसको क्लिनिकली जो है बहुत ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस किया जाने लगा और बहुत ज्यादा इसका यूज होने लगा था। जब हम बैक्टीरिया के बारे में सोचते हैं, बैक्टीरिया का नाम लेते हैं, तो हमारी क्या क्या चीजें जो है वो हमारे जहन में आती हैं। बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग में, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, एंड बहुत बड़ा सोर्स बन सकते हैं एपिडेमिक्स में। अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 के कितने ज्यादा एपिडेमिक्स वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हुए हैं। तो ये सारे के सारे बैक्टीरियल वायरल एजेंट के काम है। फूड स्पॉइलेज कर सकते हैं, ओनली 1% हमारे पास जो बैक्टीरिया है ह्यूमन डिजीज कॉज कर सकते हैं। पूरे यूनिवर्स में 99 बैक्टीरिया जो है वो अभी तक अननोन है, उनका भी पता ही नहीं चल सका। ये जितनी भी डिजीजेस हैं इनमें सिर्फ 1% बैक्टीरिया, 1% ऑर्गेनिज्म जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं, अदर का तो हमें अभी तक पता ही नहीं चल सका। और जिनमें से 4% बैक्टीरिया जो है वो प्लांट डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। कौन कौन सी डिजीजेस बैक्टीरिया से हो सकती हैं, नमूनिया का आपने नाम सुना होगा। बोटुलिज्म कौन कॉज करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, कॉलरा, सिफिलिस,
क्लेमाइडिया, वूपिंग कफ को कॉज कर सकते हैं, गोनोरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी की सारी डिजीज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Number of it is a huge list number of microorganisms that cause diseases like Staphylococcus, Vibrio cholerae, Rhabdospirillum, Bacillus, Micrococcus, Escherichia coli, UTI cause कर सकता है, Helicobacter pylori, Enterobacter, different types telegram positive, gram negative जो है और gram positive infections को cause कर सकते हैं, gram negative जो है बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं क्या 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 डिजीजेस को, लेकिन इसके अलावा माइक्रो अगर इनके एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज हैं तो इनके कुछ एडवांटेज भी होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। क्यों क्या करते हैं बैक्टीरिया प्राइमरी डिकम्पोजर्स, रिसाइकिल न्यूट्रिएंट बैक इनटू द एनवायरनमेंट। जब कोई भी ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल बॉडी जब डेड हो जाती है इसको डिकम्पोज डिग्रेड करते हैं इन द सॉइल और रिवर्स करते हैं न्यूट्रिएंट्स को बैक इनटू सॉइल। इसके अलावा सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत यूज होता है इनका। इसके अलावा आपने देखा होगा कि फूड प्रोडक्शन में, योगर्ट की प्रोडक्शन में, चीज में, पिकल्स में, सोरक्रोट में, ग्रीन ऑलिव्स में, और आपने देखा होगा मशरूम्स, ये सारे के सारे जो हैं फूड प्रोडक्शन में भी काम आते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ पैथोजेन, जो कि हमारा नॉर्मल फ्लोरा है वो हमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करता है। जैसे नोज में जो फ्लोरा है वो हमें बचाता है इन्फेक्शन से। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन में जो फ्लोरा है वो हमारी प्रिवेंट करता है। स्किन पे जो फ्लोरा है वो हमें प्रिवेंट करता है। डिफरेंट आईज में जो हमारे फ्लोरा है वो हमें डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन से बचाते हैं नॉर्मल फ्लोरा। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर इसको भी प्रोड्यूस करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, लाइक फॉलिक एसिड एंड विटामिन के की प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की स्टडी है, डिफरेंट फील्ड्स हैं माइक्रोबायोलॉजी में। अगर हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो इट्स कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। अगर हम प्रोटोजोन की स्टडी करते हैं तो इट्स कॉल्ड एज प्रोटोजोलॉजी। एंड अगर हम एल्गी की स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी इज अ वेरी ह्यूज फील्ड, डिफरेंट टाइप्स की फील्ड है और डिफरेंट टाइप्स की फील्ड पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है इसके एस्टेब्लिश हो गए हैं। स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड फाइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड एज पैरासाइटोलॉजी। जब हम ईस्ट एंड मोल्ड की स्टडी करते हैं तो इट्स कॉल्ड एज माइकोलॉजी एंड व्हेन स्टडी ऑफ वायरसेस इट्स कॉल्ड एज वायरोलॉजी। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हम डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं। ये कुछ न्यू स्पेशलाइज्ड फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी की, लाइक एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। इसमें हम क्या देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड देयर कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर एक डिजीज होती है तो उसको किस तरह से कंट्रोल और प्रिवेंट किया जाता है, उसके कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कौन से एरियाज में उसकी स्प्रेड है और उसकी ओरिजिन कहाँ से। अभी आपने कोविड-19 में बहुत बड़ा हमें इसकी एक एग्जांपल मिली कि किस तरह से डिजीज ओरिजिनेट हुई और वर्ल्ड वाइड किस तरह से स्प्रेड हुई और इसको किस तरह से हमने जो है प्रिवेंट किया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आप एपिडेमियोलॉजी पब्लिक हेल्थ में स्टडी करते हैं। Food microbiology tells us about the microbes which use in production of food products and drinks. जैसा कि हमने अभी देखा था कि योगर्ट की प्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स की फूड प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, इनमें क्या होता है माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फर्टिलिटी एंड, और इसके अलावा हम कहाँ यूज कर सकते हैं प्लांट वेस्ट को एनिमल डिजीजेस में इनको प्रिवेंशन के लिए यूज किया जा सकता है। और इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी ये भी न्यू फील्ड, इसमें भी इन्वायरमेंट में देखा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या बेनिफिशियल इफेक्ट हैं इन्वायरमेंट पे। हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से जो है क्लीन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलवेज, जहाँ पे भी आप किस तरह के पेशेंट्स होते हैं या इन्वायरमेंट होता है तो वो किस तरह से एयर को कंटामिनेट करते हैं, तो वो सारे मेथड किस तरह से हम अपने एयर को क्लीन और डिसइंफेक्ट कर सकते हैं वो हम इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं।
एक न्यू स्टडी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत रैपिड रिजल्ट मिलते हैं। हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म जीन इज कॉल्ड एज जीनोमिक जेनेटिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो इस जेनेटिक्स जो भी हमारे अभी आपने देखा होगा कि ये स्टडी हमें बहुत जेनेटिकल स्टडी से हम जैसे रैपिड रिस्पांस होता है, फौरन से टेस्ट इसके रिजल्ट मिल जाते हैं और हमें पेशेंट को ट्रीट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आपने देखा होगा कि पीसीआर के रिजल्ट जो है 3 to 4 आवर्स में आ जाते हैं, और अदरवाइज अगर हम माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर्स भेजते हैं 3 to 4 डेज लग जाते हैं उसको प्रोसीड होने में, ठीक है, और बाज़ दफा तो 7 डेज भी लग जाते हैं। लेकिन जेनेटिक्स स्टडी से क्या होता है कि आपने देखा होगा पीसीआर के रिजल्ट जो है विद इन 4 to 5 आवर 4 to 6 आवर्स में हमें मिल जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये पेशेंट हमारे पास आया, ये जो है अगर वायरल हेमरेजिक फीवर का पेशेंट है या फिर कोविड-19 का पेशेंट है, तो हम फिर पेशेंट को जल्द से जल्द आइसोलेट भी कर देते हैं और पेशेंट की ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत हेल्प करती है पेशेंट को जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में। ये आपको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये एक फैमिली ट्री है। इसको फाइलोजेनी बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब चीजों को एक जो है किंगडम सिस्टम में जो है इनको रखा गया, फाइलोजेनी ट्री कहलाता है। 1969 में 5 किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। इसमें क्या था, किंगडम 5 तरह के किंगडम थे इसमें, मोनेरा, फंजाई, किंगडम प्रोस्टिका एंड प्लांटा एंड एनिमेलिया। किंगडम प्लांटा में सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे। एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट जिसमें सारे एनिमल थे। प्लांटा में सारे प्लांट को इंक्लूड किया गया, और फंजाई में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। अभी हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस भी एक दफा पढ़ लेंगे ताकि ये भी आपके रिवीजन हो जाए। इसके अलावा यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, इनका भी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट्स जो है उनको कैसे रखा गया, आपने देखा होगा प्रोस्टिका में सारे पैरामीशियम, एमीबा, यूग्लिना, और किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया है। तो ये सारे के सारे जो हैं, जिस तरह के इंसानों में होता है, ह्यूमन बीइंग्स की फैमिलीज होती हैं, आपने देखा होगा, तो उस तरह से ही इनको हर ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट्स को उनकी फैमिलीज में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अभी हम पढ़ेंगे सारे हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ, डिकम्पोजर्स, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी हैं। और हमें ये देख के शुरू में बैक्टीरिया कैसे थे, फिर कितने एडवांस हुए, और फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आए। सेल इवोल्यूशन थ्योरी भी बहुत ज्यादा पुरानी है, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इस पे काम होना शुरू हो गया था कि आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है, वायरसेस क्या है। तो ये अभी से इस पे इतना वर्क नहीं हो रहा, उस पे बहुत अरसे से साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इसके अलावा 3 डोमेन सिस्टम था जिसको 1980s में इंट्रोड्यूस कराया गया, सही है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल हमारे पास वायरसेस हैं, जिसमें प्रोकैरियोट्स, अभी हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये कहाँ कहाँ और कौन से हमें पता होना चाहिए कि इनका कौन सा डोमेन है और इनको कहाँ कहाँ रखा गया है, सही है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एग्जांपल वायरस है, प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया है, और यूकैरियोट्स में हमारे पास फंजाई, और अदर हमारे पास है। इसमें थोड़ा सा जस्ट हम डेफिनेशंस की वो करेंगे, इतने डिटेल में इसको नहीं करेंगे। प्रियन और विरियोल। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट लाइक डीप ओशन, गहरे समंदर के अंदर, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट हो वहां भी रहना पसंद करते हैं। इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनी होती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास मिथेनोजिन और हेलोफाइल्स। इसके अलावा यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो लिव इन मोस्ट हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं? सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है डेली लाइफ में, हमें इकोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है, साइनोबैक्टीरिया है। अभी हम इनकी डेफिनेशंस करते हैं आगे। अच्छा, उससे पहले हम ये कर लेते हैं कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी अभी? बैक्टीरिया। एंड यूकैरियोट्स में कौन कौन सी आ जाते हैं?
फंजाई, एल्गी, मोल्ड्स। यूकैरियोट्स जो है उनमें सबसे पहले तो उनका साइज, यूकैरियोट्स ऑलवेज इन लार्ज साइज एंड प्रोकैरियोट्स ऑलवेज अपीयर इन स्मॉल साइज। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, जबकि डीएनए प्रोकैरियोट्स में डीएनए सेपरेट नहीं होता साइटोप्लाज्म से, माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट होता है। और इसके अलावा यूकैरियोट्स कंटेन ऑल एंजाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। इसके अलावा इसमें भी कंटेंट्स ऑल एंजाइम लाइक यूकैरियोट्स। अच्छा, अब इनके साइज देख लें। स्मॉल सेल कितना साइज का इनके सेल का साइज होता है? यूकैरियोट में लेस देन 10 माइक्रोन, और जबकि प्रोकैरियोट बैक्टीरिया का आपने देखा है ना, नजर भी हम इनको देख भी नहीं सकते, नजर भी नहीं आते अंडर माइक्रोस्कोप, हम अपनी नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते हैं, तो इनके साइज भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 70s राइबोसोम की सीक्वेंस क्या होती है? यूकैरियोट्स में 80s में होते हैं और प्रोकैरियोट्स में 70s में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें माइटोसिस आपने देखा होगा कि सेल डिवीजन किस तरह से हो रही होती है। प्रोकैरियोट्स में एक सेल दो में डिवाइड होता है, बैक्टीरिया को देखें आप, एक सेल दो में डिवाइड हुआ, रेप्लिकेट हुआ। इसके अलावा सेल डिवीजन इसमें जो होती है हमारे पास यूकैरियोट्स में मियोसिस के जरिए से सेल डिवीजन होती है, और रिप्रोडक्शन ऑलवेज एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अच्छा, इनके डिफरेंसेस आप लोगों को बताने की जरूरत है या आप लोग अवेयर हैं इससे? एक दफा हम पढ़ लेते हैं, इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल क्या है, ताकि आपकी ये रिवीजन भी हो जाए जब हम आगे पढ़ें तो फिर इसमें। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में, और दोनों डॉटर सेल में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, और मियोसिस में क्या होता है? एक सेल जो है फोर में डिवाइड होता है। ठीक है, और इसके अलावा ए फोर में डिवाइड होता है और हाफ कैरेक्टरिस्टिक उसके पेरेंट्स की होती है, प्लांट, और इस प्लांट पे मियोसिस होती है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें कोई भी रिप्रोड्यूस गैमेट जो है वो इसमें नहीं होते हैं, इसमें रिप्रोड्यूस एक सेल खुद से जो है वो reproducing without interaction of two sexes और टू जेंडर, इसमें एक सेल खुद से डिवाइड होता है। सही है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म फाउंड होता है। अब हम ग्राम स्टेनिंग और इन सब चीजों से पहले हमें इस चीज को समझना जरूरी है कि बैक्टीरियल सेल वॉल किस तरह की होती है। आपने पढ़ा होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल बिल्कुल डिफरेंट होती है। उनकी कंपोजिशन कैसे होती है इस चीज का, इसलिए कि जब भी एंटीबायोटिक दी जाती हैं तो उसी को देख के दी जाती हैं कि एंटीबायोटिक कहाँ पे इफेक्ट करती है, या तो उसके डीएनए के मॉलिक्यूल पे करेगी, या आरएनए के, या फिर राइबोसोम में, या फिर उसकी सेल वॉल को जो है वो कर देती है। तो हमें इसकी कंपोजिशन पता होनी चाहिए। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? शुगर अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कंबाइंड विद किसके साथ अटैच होते हैं? थिकोइक एसिड एंड लाइपोथिकोइक एसिड मॉलिक्यूल। और ये क्या है? लाइकोथिकोइक एसिड, लिपिडोल और ग्लिसरॉल शुगर है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल कैसी होगी? ग्राम पॉजिटिव में थिक वॉल थी और ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, और जिसके साथ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स लेयर विद लिपिड मैक्रोमोलेक्यूल्स। तो ये हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए जब भी एंटीबायोटिक दी जाती है पेशेंट्स को,
तो उसके अकॉर्डिंग दी जाती है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो कौन सी एंटीबायोटिक का हमें वो करना पड़ेगा चूज, इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट एंटीबायोटिक को चूज किया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक पैथोजेंस हैं जिसमें बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोकीट, क्लेमाइडिया, एकेशिया, ये सारे के सारे पैथोजेनिक प्रोकैरियोट्स हैं जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग में। अब थोड़ा सा हम वायरसेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि वायरसेस क्या हैं। हमें पता है कि भाई वायरसेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं होस्ट सेल मशीनरी पे खुद को ग्रो करने के लिए। वो खुद से कहीं पे भी ग्रो नहीं हो सकते, उनको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए किसी होस्ट की जरूरत होती है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं और कंटेंट इधर डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और किसी बोथ भी हो सकते हैं। वायरसेस में आपने देखा होगा कंसिस्ट ऑफ डीएनए और आरएनए कोर। कोर क्या है? कोर एक्चुअली इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। एक प्रोटीन कोड से ये कवर होती है और एनक्लोज इन अ लिपिड एनवेलप। ये इसका स्ट्रक्चर है वायरस का। फर्स्ट वायरस कब डिस्कवर हुआ था? लिवानोव्स्की रशियन केमिस्ट था, इसने 1892 में टोबैको मोज़ेक डिजीज को जो है वो कंफर्म किया। फिर इसमें बर्जिक ने उसको इस पे और काम किया। इसके अलावा वाल्टर रीड यूएसए ने येलो फीवर वायरस को इंट्रोड्यूस कराया। फर्स्ट ह्यूमन वायरस था ये। प्रियन जो है इन्फेक्शियस वायरल प्रोटीन होती हैं जो कि क्रोड्सफील्ड डिजीज को कॉज कर सकती हैं। वॉइस क्लियर है आपको? वॉइस क्लियर है अभी आपको? या अभी भी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है? सही है, ओके फाइन। अच्छा, प्रियन प्रोटीन जो है अ काइंड ऑफ इन्फेक्शियस प्रोटीन और ये भी ह्यूमन बीइंग्स में जो है वो क्रोड्सफील्ड जैकब डिजीज को कॉज कर सकती हैं, इंसोम्निया को कॉज कर सकती हैं। Provide single stranded covalently closed circular RNA molecule। तो ये आपको एक्चुअली ये डालने का मतलब ये था इस डेफिनेशन का कि आपको ये टर्मिनोलॉजी पता हो कि ये प्रियन प्रोटीन वायरल प्रोटीन्स होती हैं, इन्फेक्शियस वायरल प्रोटीन जो ह्यूमन में डिजीजेस कॉज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की। अच्छा, अब ये हेपेटाइटिस की हिस्ट्री है थोड़ी सी, इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। 1947 में हेपेटाइटिस वायरस का जो है वायरस ए का कॉन्सेप्ट हुआ था कि भाई फिर 1970 में डेन पार्टिकल ऑब्जर्व किए गए थे हेपेटाइटिस बी के। 1973 में हेपेटाइटिस ए वायरस को इंट्रोड्यूस कराया, आइडेंटिफाई किया गया। 1978 में नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस वायरस इस पे काम किया गया।
हेपेटाइटिस सी वायरस 1989 में हेपेटाइटिस सी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस को जो इंट्रोड्यूस कराया 1990 से लेके 1994 नॉन ए और ई हेपेटाइटिस वायरस जो है वो आइडेंटिफाई हुआ और 1995 में हेपेटाइटिस जी वायरस पे काम किया। आपको पता है ना हेपेटाइटिस की 5 टाइप्स होती हैं, तो इन सारे 5 टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में जो है इस पे साइंटिस्ट ने वर्क किया और इसको इंट्रोड्यूस कराया। HIV वायरस जो है वो आइडेंटिफाई हुआ था 1981 में। लूक मॉन्टेजिनर एंड रॉबर्ट गैलो उन्होंने अपनी डिस्कवरी को अनाउंस किया था कि उन्होंने प्रूव किया इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो एड्स कॉज कर सकता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने ये किया था और 1983 में इसको आइसोलेट किया गया और 1990s में कॉकटेल थेरेपी को इंट्रोड्यूस कराया। तो और इसके अलावा अभी तक इंट्रोड्यूस कब का आइडेंटिफाई हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी। अनलकीली अभी तक इनकी वैक्सीन नहीं बन सकी है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा म्यूटेशन है। जब भी वैक्सीन बनाते हैं ये अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है। अच्छा, अब हमने ये तो सारा पढ़ लिया, हमने वायरसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, वायरसेस का, बैक्टीरिया, फंगस। अब हम देखते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो हम पैरासाइटोलॉजी क्या है कि हम जिसमें पैरासाइट को स्टडी करते हैं। पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैरासाइट और उनके इंटरेक्शन देखते हैं ह्यूमन होस्ट के साथ किस तरह से होते हैं। आपने देखा ना किस तरह की पैरासाइट डिजीज कॉज कर सकते हैं ह्यूमन में। आपने देखा होगा डेंगू है और इसके अलावा वायरल हेमरेजिक फीवर, टिक बोर्न वायरल डिजीजेस जिसमें हमारे पास कॉन्गोक्रेमिन हेमरेजिक फीवर है। तो पैरासाइटोलॉजी जो है उसकी भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह करंटली सिचुएशन है अभी बिफोर प्रीवियस 4 to 5 ईयर से डेंगू कॉन्गो इसका किस तरह से आउटब्रेक हुआ, तो ये पैरासाइट्स की स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। इसका कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए। इसके अलावा इसके 2 क्लासेस हैं पैरासाइट्स की, प्रोटोजोन और मेटाजोन। यूनिसेलुलर अगर पैरासाइट होगा तो हम उसको प्रोटोजोन क्लास में रखेंगे, प्रोटोजोआ में, और अगर यूनिसेलुलर है तो मेटोजोआ में। ज़ूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं? ऐसी डिजीजेस डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। आपने देखा होगा स्वाइन फ्लू है, किस तरह से जो है बर्ड से, एनिमल से ह्यूमन में जो है वो ट्रांसमिट हुआ बाय हैंडलिंग, बाय थ्रू बाइट से, उनके सलाइवा से। आपने जो है तो अभी जूनोटिक डिजीजेस भी 4 to 5 ईयर से जो इनका स्प्रेड हुआ है और किस तरह से हो सकती है, जो भी बैक्टीरिया वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, फंजाई, ये सारे के सारे जो पैरासाइट्स हैं और ये 61% जूनोटिक डिजीज को जो है वो कॉज कर सकते हैं ह्यूमन में। फंजाई क्या है? फंजाई हम अभी डीप एक लेक्चर पूरा फंजाई पे होगा कि फंजाई जो है वो क्या है, किस तरह के इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, फंजाई से हम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कर सकते हैं और क्या क्या चीजें फंजाई से हम कर सकते हैं। फंजाई यूकैरियोट्स हैं, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। हेटरोट्रॉप्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर से अपनी न्यूट्रिशन, अपनी एनर्जी को ड्राइव करते हैं। मल्टी सेलुलर, कुछ जो है इनकी स्पीशी मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा एग्जाम्पल जो है इसकी, हम पिज्जा में भी बहुत शौक से इसको खा रहे होते हैं। मशरूम है, ईस्ट है, और ये किस तरह एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट अपनी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर इन द एनवायरनमेंट। सही है, इसमें क्या क्या इनका स्ट्रक्चर बहुत वेल डिफाइंड होता है। और सबसे बड़ा मसला जो हेल्थ केयर सेटिंग में होता है, ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में या ऐसे सर्जरी के पेशेंट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं बहुत जल्दी। ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं या सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, रैपिडली इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ तक हमारा था ये सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हिस्ट्री, ये बेसिक था बहुत। अब इसमें जो है अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं अभी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम करेंगे कि माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है और क्लास सिस्टम उनका क्या है। तो इससे अभी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो अभी फर्स्ट वाले लेक्चर से रिलेटेड आप मुझसे अभी कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वाल को हम बिल्कुल देख सकते हैं। आपका जो ग्राम स्टैनिंग का जो मेथड है कशमाला, हम इसमें जो है जब भी हम स्टैनिंग करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल जो है बिल्कुल हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसमें आपको देखा हो पर्पल स्टेन उसमें आपको नजर आएगा अंडर माइक्रोस्कोप, और ग्राम नेगेटिव की जो है वो पिंक कलर में आपको नजर आएगी। कोई और क्वेश्चन है या फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर दें? ये हार्ट कॉकटेल थेरेपी जो कि जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वायरल जितने भी वायरसेस होते हैं, HIV वायरस में हमने पढ़ा था कि भाई इनकी जो है कॉकटेल थेरेपी कि किस तरह से वायरल डिफरेंट एंटीवायरल को कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग बना के इनको इंट्रोड्यूस किया गया था वायरसेस की इरेडिकेशन के लिए। तो इसको हार्ट एक्टिवेट रिट्राइवल कॉम्बिनेशन थेरेपी कहा जाता है, कि जिसमें डिफरेंट मल्टी एंटीवायरल ड्रग्स को कंबाइन करके और अगेंस्ट वायरस इरेडिकेशन के लिए दिया गया। यस, इट इज अ नेम ऑफ थेरेपी। ज़ारा, अभी आवाज का अभी तो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो काफी बेहतर हो गया है। अभी साउंड सही हुई? अभी अगर आप लोग ब्रेक लेना चाहते हैं 15 मिनट का तो आप ले सकते हैं, फिर हम अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अब ब्रेक लेना है आप लोगों को, 15 मिनट्स की आप ब्रेक ले लें, फिर आप वापस आ जाए 15 मिनट के बाद। अभी 11 बज रहे हैं, आप 11:15 पे आप फिर वापस आ जाए सारे। ओके।